स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे सेल साइकिल के बारे में। तो सेल साइकिल क्या है? ये सीरीज़ ऑफ इवेंट्स है फ्रॉम सेल प्रोडक्शन, और उसके बाद माइटोसिस होती है। और माइटोसिस क्या है? डिवीजन है। मतलब ये कि जब सेल प्रोड्यूस होता है, जब सेल बनता है, तो उसके बनने के बाद उसके अंदर कुछ इवेंट्स जो हैं वो होना स्टार्ट हो जाते हैं, और उन इवेंट्स के बाद उसके अंदर जो है वो माइटोसिस होती है। और माइटोसिस के बाद सेल जो है वो डिवाइड हो जाता है, मतलब एक सेल जो है वो दो सेल्स के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। इसकी दो मेजर फेजेस होती हैं, एक है इंटरफेज और दूसरी है माइटोटिक फेज। जो माइटोटिक फेज है इसे एम फेज भी बोलते हैं, और ये शॉर्ट पीरियड के लिए होती है, मतलब इसका जो टाइम ड्यूरेशन है ये बहुत ज़्यादा कम होता है। इंटरफेज जो है ये लॉन्ग फेज है, इसमें जो सेल है अपने आप को डिवीजन के लिए तैयार करता है। तो जब सेल ने डिवाइड होना होता है, उसके अंदर डिफरेंट तरह के प्रोसीजर, डिफरेंट तरह के प्रोसेसेस हो रहे होते हैं, और उन प्रोसेसेस के लिए प्रिपरेशन, तैयारी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। डिफरेंट तरह के जो केमिकल प्रोसीजर्स हैं वो होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो ये सारे का सारा जो अमल है, जब सेल डिवाइड होता है उससे पहले जो अमल हो रहा होता है, इसे इंटरफेस बोलते हैं। इसके अंदर हाई मेटाबॉलिक एक्टिविटी होती है। इसकी 3 फेजेस होती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल इसमें जो है वो G1 फेज़ है, इसके अलावा G2 फेज़ है, इसके अलावा S फेज़ है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करेंगे G1 फेज़ के बारे में। G1 फेज़ के अंदर क्या होता है कि जो लाइफ साइकिल है वो स्टार्ट होता है। मतलब सेल ने अगर डिवाइड होना है या सेल ने अगर अपने आप को प्रिपेयर करना है डिवीजन के लिए, तो G1 फेज़ से लाइफ साइकिल जो है वो स्टार्ट हो जाता है। इसमें प्रोटीन की जो सप्लाई है वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाती है। इसके अलावा इसमें नंबर ऑफ़ ऑर्गेनेल्स भी इंक्रीज़ हो जाते हैं, मतलब माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम्स जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा बनना स्टार्ट हो जाते हैं। और G1 फेज़ के अंदर सेल जो है वो साइज़ में काफ़ी ज़्यादा ग्रो कर जाता है, और इसके अलावा इस फेज़ के अंदर जो एंजाइम्स हैं वो सिंथेसाइज होना स्टार्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट फेज़ आ जाती है एस फेज़। तो जो एस फेज़ है इसे रेप्लिकेशन फेज़ भी कहते हैं। जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो रेप्लिकेट कर जाते हैं, दो में डिवाइड हो जाते हैं, और इसे एस फेज़ बोलते हैं, मतलब सिंथेटिक फेज़ कहते हैं। नेक्स्ट फेज़ जो स्टार्ट होती है वो है G2 फेज़। G2 फेज़ के अंदर सेल प्रिपेयर्स प्रोटीन एसेंशियल फॉर माइटोसिस एंड मेनली फॉर द प्रोडक्शन ऑफ स्पिंडल फाइबर। तो G2 फेज़ के अंदर जो सेल है इसके अंदर प्रोटीन तैयार होती हैं जो कि माइटोसिस के लिए ज़रूरी होती हैं, और इसके अलावा जो स्पिंडल फाइबर है उसकी प्रोडक्शन के लिए जो प्रोटीन ज़रूरी होती हैं वो G2 फेज़ के अंदर बनती हैं। और जो G2 फेज़ के अंदर जो है G2 फेज़ के बाद जो है वो एम फेज़, मतलब माइटोटिक फेज़ स्टार्ट हो जाती है। अब क्वेश्चन यहाँ पे ये अराइज़ हो जाता है कि स्पिंडल फाइबर्स क्या हैं। तो इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए पहले हम जो है वो न्यूक्लियस के स्ट्रक्चर को कंसिडर कर लेते हैं कि ये सेल है, तो सेल के दरमियान में जो है वो न्यूक्लियस होता है। तो जब माइटोसिस स्टार्ट होती है तो उसके दौरान क्या होता है कि जो न्यूक्लियर इन्वेलप है ये टूट जाती है, डिसइंटीग्रेट हो जाती है, और एज अ रिज़ल्ट सिर्फ सेल की जो आउटर कवरिंग है या आउटर जो सेल की बाउंड्री है वो रह जाती है। और इसके अलावा इसके अंदर बहुत से थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स जो है वो बनना स्टार्ट हो जाते हैं, और ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स जो हैं ये स्पिंडल फाइबर कहलाते हैं। और इन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स के बारे में हम नेक्स्ट पढ़ेंगे। G1, G2 और S फेज़ के अलावा एक और फेज़ होती है जिसे G0 फेज़ बोलते हैं। इसके अंदर सेल जो है वो सम टाइम इस तरह होता है कि टेम्परेली या परमानेंटली स्टॉप कर देता है डिवाइड होना। और ये प्रेजेंट कहाँ पे कौन से जो एनिमल्स हैं वहाँ पे प्रेजेंट होती है, ये मल्टी सेलुलर एनिमल्स में प्रेजेंट होती है। और G0 फेज़ बनती कब है? G1 फेज़ से जो सेल है वो एंटर हो सकता है G0 फेज़ में। कुछ इस तरह के सेल्स होते हैं जिसके अंदर ये सेमी परमानेंटली एंटर होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल लीवर एंड किडनी सेल्स के अंदर ये सेमी परमानेंटली एंटर होती है, मतलब ये कि आर्जी तौर पे ये एंटर होती है। और
कुछ इस तरह के सेल्स होते हैं जैसे कि एपिथेलियल सेल्स, इसके अंदर बिल्कुल भी जो G0 फेज़ है वो प्रेजेंट नहीं होती। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम कंसिडर कर लें कि ये सेल है और इसके अंदर जो है वो न्यूक्लियस प्रेजेंट है, तो न्यूक्लियस के अंदर जो थ्रेड लाइक मटेरियल होगा बिफोर द डिवीजन ऑफ दिस सेल, इसे बोलेंगे क्रोमैटिन। लेकिन जब सेल प्रोफेज के अंदर एंटर हो जाता है तो ये जो क्रोमैटिन होता है ये हाईली कंडेंस्ड फॉर्म में आ जाता है और स्ट्रक्चर्स बना देता है जिसे बोलते हैं क्रोमोसोम। ये जो क्रोमोसोम्स होते हैं, क्रोमोसोम्स के दरमियान में जो है वो सेंट्रोमेयर प्रेजेंट होता है। इसके अलावा सेंट्रोमेयर के ऊपर जो है वो काइनेटोकोर प्रोटीन जो है वो प्रेजेंट होती हैं। काइनेटोकोर प्रोटीन का काम क्या है कि ये स्पिंडल फाइबर की जो अटैचमेंट है उसमें ये काम आती है। सेंट्रोसोम क्या है, जब दो सेंट्रियोल न्यूक्लियस के बिल्कुल क्लोज होते हैं तो इन दोनों सेंट्रियोल को कहते हैं कि ये सेंट्रोसोम है। और इनके अंदर जब डुप्लीकेशन होती है तो दो डॉटर सेंट्रोसोम जो है वो बनते हैं, और जब प्रोफेज स्टार्ट हो जाती है तो ये सेंट्रोस्ट्रोम जो है ये ऑपोजिट पोल की तरफ माइग्रेट कर जाते हैं और इसके बाद ये माइक्रोट्यूब्यूल्स बनाते हैं। माइक्रोट्यूब्यूल्स बनाते कैसे हैं कि जो ट्यूबलिन के जो सब यूनिट्स हैं इनको ज्वाइन करते हैं जो कि साइटोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट थे, और इसके नतीजे में माइक्रोट्यूब्यूल्स बनाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम ये कंसिडर कर लें कि ये सेल है और सेल के दरमियान में जो है वो न्यूक्लियस है, तो न्यूक्लियस कि जो न्यूक्लियर इन्वेलप है इसके ऊपर सेंट्रियोल प्रेजेंट होते हैं, और ये दो सेंट्रियोल होते हैं जो कि एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलरली अटैच होते हैं और ये ऑपोजिट पोल के तरफ जो है वो माइग्रेट कर जाते हैं। एक सेंट्रियोल इस तरफ आ जाएगा और एक जो पेयर होगा सेंट्रियोल का वो दूसरी तरफ चला जाएगा। अब क्या होगा कि जो सेंट्रियोल जो कि ऑपोजिट पोल पे मूव किए हैं ये गिव राइज करेंगे ट्यूब्यूल्स को, और ये ट्यूब्यूल्स कौन सी होंगी, ये ट्यूब्यूल्स होंगी माइक्रोट्यूब्यूल्स, और बना देगी स्पिंडल फाइबर। माइटोटिक स्पिंडल क्या है? कंप्लीट सेट ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स। ये माइक्रोट्यूब्यूल्स का कंप्लीट सेट है, इसे माइटोटिक स्पिंडल कहेंगे। तो प्रोफेज के अंदर होता क्या है कि जो न्यूक्लियोलस है या न्यूक्लियर इन्वेलप होता है वो डिग्रेड हो जाता है, मतलब टूट फूट जाता है। इसके अलावा जो स्पिंडल फाइबर्स होते हैं वो बिल्कुल सेंटर में जाके अपनी जो प्लेस है उसको ले लेते हैं। अगर प्लांट्स की बात की जाए तो प्लांट्स के अंदर प्रोफेज जो है वो किस तरीके से होती है, हम जानते हैं कि प्लांट्स के अंदर वैक्यूल जो है वो बिल्कुल सेंटर में प्रेजेंट होता है और न्यूक्लियस बिल्कुल वैक्यूल के साथ प्रेजेंट होता है, साइड पे प्रेजेंट होता है। तो सबसे पहले ज़रूरी ये है कि जो न्यूक्लियस है उसको सेंटर में किया जाए। तो प्लांट्स में सबसे पहले तो प्रोफेज के अंदर मूवमेंट होती है कि जो न्यूक्लियस है वो बिल्कुल सेंटर में आता है और उसके बाद इसके अंदर माइक्रोट्यूब्यूल्स बनती हैं। लेकिन जो प्लांट्स हैं इसके अंदर जो माइक्रोट्यूब्यूल्स बनने का जो प्रोसीजर है वो एनिमल के सेल से डिफरेंट है, क्योंकि इसके अंदर सेंट्रियोल जो है वो प्रेजेंट नहीं होते। तो ये एक इम्पोर्टेंट बात है, एक इम्पोर्टेंट एमसीक्यू भी है कि जो प्लांट है उसके अंदर जो सेंट्रियोल है वो प्रेजेंट नहीं होते। तो फिर इसके अंदर स्पिंडल फाइबर्स जो है वो कहाँ से बनते हैं? ट्यूबलिन के जो सब यूनिट्स होते हैं, प्रोटीन के जो सब यूनिट्स होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं ऑलरेडी सेल के अंदर। तो ये जो सब यूनिट्स है ये क्या करते हैं कि जो न्यूक्लियर इन्वेलप है इसकी सरफेस के ऊपर जो है वो एग्रीगेट हो जाते हैं, जिसकी वजह से स्पिंडल फाइबर्स जो है वो बनते हैं। एग्रीगेट का मतलब ये है कि जो न्यूक्लियर इन्वेलप है उसकी जो सरफेस है उसके ऊपर जमा होना स्टार्ट हो जाते हैं, तो जिसके नतीजे में स्पिंडल फाइबर बनता है। तो अगर हम समराइज़ करें पूरी प्रो फेज़ को, तो प्रो फेज़ में क्या होता है? प्रो का मतलब होता है बिफ़ोर, और इसमें जो सेल है
इसके अंदर जो न्यूक्लियोलस है या न्यूक्लियर इन्वेलप है वो डिग्रेड हो जाती है, टूट फूट जाती है और इसके अंदर जो है वो स्पिंडल फाइबर बनते हैं। और जो सेंट्रोसोम है मतलब जो सेंट्रियोल्स के जो पेयर होते हैं वो इस सारे प्रोसीजर में हेल्प आउट करते हैं।